शहर के उस अड्डे में जहां रात के साये में इंसान की चाहतें बिकती हैं, जहां एक बात सब जानते हैं कि जिसकी चमड़ी गोरी और नरम होती है उसे सबसे ज्यादा पैसे मिलते हैं, लेकिन ये सब बस आंखों का धोखा है। फिर भी चेहरा सुंदर हो, चमड़ी दूध सी साफ हो, बस यही लोग देखते हैं, वरना हर औरत का दिल और जिस्म तो एक जैसा ही होता है। लेकिन मर्दों की आदत ही ऐसी है कि गोरी चमड़ी देखी नहीं कि अपनी जेबें खाली करने को तैयार हो जाते हैं। और यहीं से शुरू होती है सीमा की कहानी। उसकी गोरी चमड़ी और सुंदर चेहरा देखकर लोग एक रात के लिए 3 से 4 लाख तक देने को तैयार थे। इसलिए उसकी कहानी सुनकर आपका भी दिल भर आएगा। सीमा वो सुखीपुर गांव की एक साधारण सी लड़की थी। उसके घर में उसकी मम्मी पापा और उसका भाई और सीमा रहते थे। उसके बड़े भाई सोनू की उम्र थी 20 साल और सीमा की 18। सीमा इतनी सुंदर थी मानो कोई परी हो। उसकी चमड़ी दूध सी गोरी थी। उसके मम्मी पापा अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करते थे। उसके पिता मजदूरी करते थे। उनकी कमाई से घर अच्छे से चलता था, जिससे सीमा और सोनू की जिंदगी हंसी खुशी बीत रही थी। तब सीमा के पिता अक्सर सीमा से कहते थे, बेटी तू तो हमारे घर की चांदनी है, तेरी हंसी से सारी थकान मिट जाती है। तब सब कुछ ठीक था, लेकिन एक दिन अचानक सीमा के पिताजी के साथ हादसा हो गया। मजदूरी करते वक्त उनको दिल का दौरा पड़ा और वो इस दुनिया से चले गए। सीमा के पिताजी के जाने के बाद उसकी मां ने जैसे तैसे अपने दोनों बच्चों को पाला, लेकिन उसके पिताजी की कमी ने उसकी मां को भी तोड़ दिया। फिर वो बीमार रहने लगी। तब सोनू कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, फिर भी उसने हिम्मत किया और छोटी मोटी मजदूरी शुरू किया, जिससे वो थोड़ा सा पैसा कमाता और उसी से घर का खर्च चलता। लेकिन उनकी मां की हालत बिगड़ती गई। फिर कुछ ही महीनों बाद उनकी मां भी चल बसी। अब सीमा और सोनू अकेले हो गए थे, बिल्कुल अनाथ। हालांकि सीमा की एक मौसी थी, कमला। वो विधवा थी और अकेली रहती थी। क्योंकि उसके कोई बच्चे नहीं थे, तो कमला ने सीमा को अपने पास रख लिया। तब सोनू ने सीमा से कहा, बहन तू मौसी के साथ खुशी से रह, मैं शहर जा रहा हूँ, ढेर सारा पैसा कमाऊंगा। तब उसने सीमा को अपनी मौसी के हवाले कर दिया और शहर चला गया। क्योंकि उसके गांव के कुछ लोग शहर में काम करते थे, तो सोनू भी उनके साथ मजदूरी करने लगा। सीमा अब अपनी मौसी कमला के साथ रहने लगी। कमला का घर छोटा सा था और उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं था, तो सीमा को समझ नहीं आता था कि मौसी घर का खर्च कैसे चलाती है। लेकिन उनके साथ रहते रहते उसे एक बात समझ आई कि उसकी मौसी की जिंदगी बहुत मुश्किलों से भरी थी। हालांकि सीमा के आने से उसकी मौसी का खर्च और बढ़ गया था। कई बार तो खाना भी मुश्किल से मिलता था। कुछ दिन बिताने के बाद सीमा ने एक बात नोट की कि उसकी मौसी कभी कभी बहुत अच्छे से सज धज कर घर से बाहर निकलती थी। तब उसकी मौसी कमला के पास पैसे तो होते नहीं थे, लेकिन जब वो बाहर से लौटती थी तो उनके पास ढेर सारा पैसा आ जाते थे। तो सीमा ने एक दिन पूछ लिया, मौसी तुम कहीं काम करती हो क्या? तो कमला ने हल्के से जवाब दिया, हाँ बेटी थोड़ा सा काम करती हूँ, उसी के पैसे से घर चलता है। सीमा तब छोटी थी, सो ज्यादा कुछ समझ नहीं पाई। बस मौसी के साथ उसका वक्त किसी तरह कट रहा था। इसी बीच सीमा ने देखा कि मौसी उससे बहुत प्यार करने लगी थी, उसका बड़ा ख्याल भी रखने लगी थी। अच्छा अच्छा खाना लाती, नए कपड़े दिलाती। तब उसकी मौसी कहती, सीमा तू खूब खा पिया कर, क्योंकि जब तू तंदुरुस्त होगी तो और सुंदर लगेगी, फिर तुम बिल्कुल बड़ी लड़कियों जैसी दिखेगी। इस पर सीमा ने मासूमियत से पूछा, मौसी मुझे बड़ी लड़की जैसी क्यों दिखना है? तो कमला ने हंसकर बात टाल दिया और कहा, बस तू वही कर जो मैं कहती हूँ, अच्छा खा ताकि तू हट्टी कट्टी हो जाए। और ऐसा ही हुआ। मौसी ने सीमा को इतना अच्छा खाना पानी दिया कि 19 साल की उम्र में वो बिल्कुल बड़ी लड़की जैसी दिखने लगी। उसका जिस्म भर गया, चेहरा और चमक उठा। उसे देखकर कोई नहीं कहता कि वो 19 की है, बल्कि लोग उसे देखकर 24-25 साल की समझते थे। अब पहले से सुंदर सीमा अब और निखर गई थी, लेकिन उसे समझ नहीं आता था कि मौसी उसे इतना बड़ा और सुंदर क्यों दिखाना चाहती थी। तब वक्त ऐसे ही गुजर रहा था। फिर एक दिन सीमा ने कुछ ऐसा सुना कि उसके पांव तले जमीन खिसक गई।
तब उसकी मौसी कमला फोन पर किसी से बात कर रही थी। तब सीमा ने छुपकर सुना। उसकी मौसी कह रही थी, पैसे लेकर कब आओगे? मैं पूरा पैसा लूंगी, न कम न ज्यादा, पूरे 4 लाख चाहिए। मेरी लड़की तैयार है, आज शाम तक पैसे लेकर आ जाओ। तब ये सुनकर सीमा के होश उड़ गए। उसे सब समझ आ गया कि उसकी मौसी उसे बेच रही थी। तब उसे अपनी मौसी की सारी बातें याद आईं। अच्छा खाना, सुंदर दिखने की बातें, ये सब इसलिए था कि वो उसे बेचने की तैयारी कर रही थी। अब सीमा का दिल धक धक करने लगा। फिर उसने फैसला किया, चाहे कुछ हो, उसे यहां से भागना होगा। तब उसकी मौसी अपने काम में व्यस्त थी, तो सीमा ने मौका देखा और चुपके से घर से निकल पड़ी। फिर वो भागती हुई रेलवे स्टेशन पहुंची। तब वहां एक ट्रेन खड़ी थी। तब उसे नहीं पता था कि वो कहां जा रही है। बस इतना जानती थी कि उसे इस नरक से भागना है, क्योंकि जैसे ही उसके कदम घर से बाहर पड़े, उसे नहीं पता था कि अब वो कहां जाएगी। इसी सोच में वो ट्रेन में चढ़ गई। तभी ट्रेन चल पड़ी, लेकिन सीमा को नहीं पता था कि ये कहां रुकेगी। लेकिन थोड़ी देर बाद उसकी आंखें भारी हुईं और वो सो गई। जब उसकी आंख खुली तो ट्रेन एक स्टेशन पर खड़ी थी। तो सीमा वहीं उतर गई और बाहर इधर उधर देखने लगी। तभी उसे एक बोर्ड दिखा, जिस पर बोर्ड पर लिखा था रामपुर। तब उसे बहुत जोर की भूख लगी थी, तो उसने कुछ लोगों से थोड़े पैसे मांगे और रोटी सब्जी खरीदकर खा ली। इसके बाद 4-5 दिन तक सीमा उसी रामपुर में इधर उधर भटकती रही। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब जाए तो जाए कहां। एक रात वो स्टेशन पर ही सो रही थी। तभी एक जवान आदमी उसके पास आया और उसने उससे पूछा, बेटी, तेरा नाम क्या है और तुम्हारे माँ बाप कहाँ हैं? तो सीमा ने डरते डरते कहा, मेरा नाम सीमा है और इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। तब उसने उस आदमी को सब बता दिया। यह भी बता दिया कि उसके माँ बाप गुजर गए हैं और वह अपनी मौसी के साथ रहती थी, लेकिन उसके मौसी उसे बेचने की तैयारी कर रही थी, इसीलिए वह वहां से भाग आई और अब उसे नहीं पता कि कहां जाए। यह सब सुनकर उस आदमी ने बड़े प्यार से कहा, तू फिक्र मत कर बेटी, तू मुझे अपना अंकल समझ, मैं तुझे अपने घर ले चलूंगा, तेरा ख्याल रखूंगा। इतना सुनते ही सीमा का मन खुशी से भर गया, क्योंकि तब उसे लगा जैसे कोई अपना मिल गया। लेकिन उसे क्या पता था कि जिसे वो अपना समझ रही थी वो एक हैवान था, क्योंकि जिस दलदल से वो भागी थी ये आदमी उसे उसी गंदगी में धकेलने वाला था। खैर, सीमा को उसकी चाल का अंदाजा नहीं था। वह आदमी, जिसका नाम बनवारी था, उसने बड़े प्यार से सीमा के सिर पर हाथ रखा। जैसे ही उसने सिर पर हाथ रखा और सहलाया, सीमा की आंखों में आंसू आ गए। फिर वो बनवारी के सीने से लिपट गई, तो बनवारी ने उसे चुप कराया और अपने घर ले गया। घर पहुंचकर उसने कहा, सीमा, मुंह धो ले। फिर एक सुंदर सी सलवार कमीज लाकर दिया और बोला, बेटी नहा ले और ये कपड़े पहन ले। तो सीमा ने वैसा ही किया, नहाकर नए कपड़े पहनी। उन कपड़ों में वो और भी सुंदर लग रही थी। फिर बनवारी ने उसके लिए ढेर सारा खाना लाया, तो सीमा ने पेट भरकर खाया और चैन की नींद सो गई। सुबह जब उसकी आंख खुली तो सीमा ने इधर उधर देखा तो घर में सन्नाटा था। तब घड़ी में सुबह के 9 बज रहे थे। तो सीमा घबरा गई, क्योंकि बनवारी कहीं दिख नहीं रहा था, तो उसे डर लगने लगा। तभी उसकी नजर दरवाजे पर पड़ी, तो बनवारी और एक औरत बाहर से अंदर आ रहे थे। दोनों घर में घुसे तो बनवारी ने सीमा को देखा और बोला, सीमा, तू जाग गई बेटी? तो सीमा ने डरते डरते कहा, हाँ अंकल, मैं जाग गई, आपको ही ढूंढ रही थी, आप कहाँ गए थे? तो बनवारी ने उस औरत की तरफ इशारा करके कहा, ये विमला है, इसके कोई बच्चा नहीं है, इसलिए ये तुझे गोद लेगी और तुझे अपनी बेटी बनाकर पालेगी। तब विमला को देखकर सीमा के मन में डर समा गया, क्योंकि वो औरत दिखने में बहुत कठोर थी, मुंह में पान चबा रही थी। तो सीमा को उसका चेहरा डरावना लगा। तभी उसने बनवारी से कहा, अंकल, आप मुझे अपने पास नहीं रखेंगे? तो बनवारी ने जवाब दिया, नहीं सीमा, मैं तुझे अपने साथ नहीं रख सकता। मेरे पास मेरे अपने बीबी बच्चे हैं, वैसे भी मेरी बीबी तुझे कभी नहीं अपनाएगी, इसलिए तू विमला के साथ चली जा, वो तुझे बहुत खुश रखेगी। उसके कोई बच्चा नहीं है, सो तुझसे बहुत प्यार करेगी, तुझे नए कपड़े और सब कुछ मिलेगा। तभी विमला ने भी कहा,
हाँ बेटी, मैं तुझे अपनी बेटी की तरह रखूंगी, मेरे साथ चल। तब डरते हुए सीमा ने हल्के से सिर हिलाया, क्योंकि तब उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। वो सोचने लगी, अब कहाँ जाऊंगी, किसके पास जाऊंगी। तब उसे प्यास लगी थी, तो उसने बनवारी से पानी मांगा। तो बनवारी ने कहा, रसोई उधर है बेटी, जाकर पी ले। फिर सीमा पानी पीने रसोई गई। पानी पीकर जब वो बाहर आई तो उसके कानों में एक बात पड़ी, जिसे सुनकर उसके पांव तले जमीन खिसक गई। तब बनवारी और विमला आपस में बात कर रहे थे। विमला बोल रही थी, वाह बनवारी, तूने तो इसकी तारीफ में क्या क्या कहा था, ये तो उससे भी सुंदर है। इस बार तूने मेरा दिल खुश कर दिया। मेरे पास ढेर सारी लड़कियां हैं, लेकिन इसके जैसी कोई नहीं। मैं तुझे अभी 4 लाख की चेक दे रही हूँ। इतना कहकर विमला ने अपनी बैग से एक कागज निकाला, उस पर दस्तखत किए और बनवारी को देते हुए बोली, ले, ये 4 लाख का चेक। तब इतना सुनते ही सीमा सब समझ गई कि बनवारी ने उस पर रहम नहीं किया था, बल्कि उसने अपने फायदे के लिए उसे स्टेशन से उठाया था। और जिस गंदगी से सीमा अपनी मौसी कमला के घर से भागी थी, अब वो उसी गंदगी में वो फिर फंस गई थी। तब सीमा भागने की सोच ही रही थी कि बाहर एक गाड़ी आकर रुकी। फिर 3-4 आदमी उतरे और उसे पकड़कर गाड़ी में बिठा लिया। विमला भी गाड़ी में बैठ गई। फिर वो सीमा को लेकर रामपुर के उस गंदे इलाके शहर के अड्डे पहुंच गई, जहां का माहौल बहुत ही डरावना था। औरतें अजीब अजीब कपड़े पहने दरवाजों पर खड़ी थीं, मर्दों के साथ गंदे काम कर रही थीं। सीमा ये सब देखकर सन्न रह गई। तभी विमला ने सीमा को गाड़ी से खींचकर उतारा तो सीमा चिल्लाई, मुझे छोड़ दो, मुझे घर जाना है। लेकिन विमला ने उसे कसकर पकड़ा और एक कमरे में ले गई। वहां उसने एक और औरत को बुलाया, उसका नाम माला था। विमला ने माला से कहा, इस लड़की का पूरा ख्याल रखना, इसका खाना पीना सब कुछ तुम देखना, ये अब तेरी जिम्मेदारी है। इतना कहकर वो चली गई। अब सीमा अपनी किस्मत पर फूट फूट कर रोने लगी। तभी माला ने उसे डांटते हुए कहा, रोना बंद कर लड़की, यहाँ रोने से कुछ नहीं होता। जो एक बार यहाँ आ गया वो यहीं रहता है, यहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं। तब सीमा को मल्ला पर गुस्सा आया। तभी माला बोली, गुस्सा करने से फायदा नहीं, इससे तू खुद को ही नुकसान पहुंचाएगी। अगर भागने की कोशिश भी की तो तुझे मार डालेंगे। अगर जिंदगी प्यारी है तो विमला जो कहे वही कर। फिर उसने पूछा, बता तेरा नाम क्या है? तो सीमा ने धीमे से कहा, मेरा नाम सीमा है। फिर माला ने उसे गौर से देखा और बोली, तू बहुत सुंदर है, लेकिन यही सुंदरता तेरी जिंदगी का अभिशाप बन जाएगी। फिर उसने पूछा, तेरी उम्र कितनी है? तो सीमा ने कहा, मैं बस 19 साल की हूं। तो माला ने हैरानी से कहा, 19? लेकिन तुझे देखकर तो ऐसा नहीं लगता, तू बिल्कुल बड़ी लड़की जैसी दिखती है। तेरा जिस्म देखकर कोई नहीं कहेगा कि तू इतनी छोटी है। अब सीमा का दिल टूट चुका था। उसने कहा, अब मेरी उम्र से क्या फर्क पड़ता है, छोटी दिखूं या बड़ी, इससे क्या। किस्मत ने मुझे यहाँ ला पटका, जहां मैं जरूरत से ज्यादा बड्डी हो चुकी हूँ। जिसे मैं अपना रखवाला समझ रही थी, उसी ने मुझे इस गंदे बाजार में बेच दिया। फिर माला ने सीमा के लिए खाना लाया और बोली, खा ले। लेकिन सीमा ने गुस्से में खाना फेंक दिया और एक कोने में जाकर सिमट गई। तभी विमला वहां आ धमकी और उसने सख्त लहजे में कहा, ये वेश्यालय है, यहाँ नई लड़कियां आती हैं, उन्हें कमरे में बंद किया जाता है। ग्राहक उनके साथ जो चाहे करते हैं, वही अब तेरे साथ भी होगा। इसलिए ज्यादा नखरे मत कर और नाटक मत दिखा, बल्कि इस माहौल को अपनी जिंदगी का हिस्सा मान ले। जैसे ही तुझे अच्छा ग्राहक मिलेगा, तैयार रहना। तब तक 3-4 दिन तू चैन से रह सकती है। खा पिया कर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर भागने की कोशिश की तो देखा इन मर्दों को, ये चारों तरफ खड़े हैं, तुझे पकड़कर कुचल देंगे। अब सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि हर दिन वहां ग्राहक आते थे। लड़कियों को उनके सामने पेश किया जाता था। एक दिन सीमा को भी दिखाया गया, लेकिन विमला ने उसकी कीमत इतनी ज्यादा रखी थी कि कोई भी ग्राहक अब तक उसे खरीद नहीं पाया। इस वजह से किसी ने उसे छुआ तक नहीं। ऐसे ही 10 दिन बीत गया। फिर वो दिन आया जब सीमा की जिंदगी और अंधेरे में धकेल दी गई।
एक दिन एक सनकी आदमी उस वेश्यालय में आया। उसका नाम था कैलाशनाथ। तब माला सीमा को उसके पास ले गई। कैलाशनाथ ने सीमा को देखते ही कहा, इसकी सुंदरता के लिए मैं 4 लाख दूंगा। इसे दुल्हन की तरह सजाकर मेरे पास लाओ। ये सुनकर सीमा के हाथ पांव कांपने लगे। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया खत्म हो रही है, अब उसका कुछ भी बाकी नहीं रहेगा। वैसे कैलाशनाथ कोई 45-46 साल का तगधा मर्द था। इधर सीमा अपनी किस्मत को कोसने लगी, लेकिन उसे दुल्हन की तरह सजाया गया और एक कमरे में बिठा दिया गया। तब उसके हाथ पांव ठंडे पड़ रहे थे। तभी कैलाशनाथ कमरे में आया और उसने दरवाजा बंद किया। तभी सीमा डर के मारे बिस्तर से खड़ी हो गई। तो कैलाशनाथ ने कहा, क्यों खड़ी हो गई? बैठ जा, इतना डर क्यों रही है? तब सीमा ने कांपते हुए कहा, साहब मेरे पास मत आइए। इस पर कैलाशनाथ हंसा और बोला, मैंने तेरे लिए इतने पैसे दिए हैं, पता है ये पैसे मैंने क्यों दिए? तुझसे एक रात बिताने के लिए। तभी सीमा ने रोते हुए कहा, साहब मेरे साथ ऐसा मत कीजिए, मैं ये सब नहीं सह पाऊंगी, मैं ये सब नहीं कर सकती। लेकिन कैलाशनाथ ने ताने मारते हुए कहा, सब हो जाएगा, कोशिश तो कर। तू बच्चे की तरह डर क्यों रही है? अगर तुझे ये सब करना नहीं था तो यहां आई क्यों? तब सीमा ने जवाब दिया, साहब मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मुझे जबरदस्ती यहां लाया गया है। फिर कैलाशनाथ ने पूछा, तुझे यहां कौन लाया? तब सीमा ने रोते हुए कहा, साहब मैं सुखीपुर के एक छोटे से गांव की हूं। मेरे माँ बाप गुजर गए तो मेरी मौसी ने मुझे अपने पास रखी, लेकिन वो मुझे बेचने की साजिश कर रही थी, तो मैं वहां से भागकर रामपुर आई। लेकिन बदकिस्मती से मेरी किस्मत में यही गंदा बाजार लिखा था। मैं यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आई। साहब मैं तो बस अभी 19 साल की हूँ, मैं ये सब नहीं झेल सकती, मुझ पर रहम कीजिए। फिर सीमा कैलाशनाथ के पांव पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। तब उसे लगा शायद वो उसे छोड़ देगा, लेकिन जब कैलाशनाथ को पता चला कि वो 19 की है तो वो और खुश हो गया। फिर उसने कहा, तू बहुत सुंदर है, तुझे देखने से तू 19 साल की नहीं लगती। वैसे भी मुझे तो 19-20 की लड़कियां बहुत पसंद हैं। फिक्र मत कर, पहली बार थोड़ा मुश्किल होगा लेकिन बाद में मजा आएगा। तब सीमा ने हाथ जोड़े, उसके पांव पकड़े, लेकिन कैलाशनाथ ने उसे उठाकर बिस्तर पर पटक दिया। तो सीमा चीखी, चिल्लाई, लेकिन उसकी पुकार सुनने वाला कोई नहीं था। कैलाशनाथ ने उस पर जरा भी रहम नहीं किया। पूरी रात उसने सीमा को हवस का शिकार बनाया। सुबह तक सीमा का बिस्तर खून से सन गया। उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि वो बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि कैलाशनाथ कोई इंसान नहीं, वो हैवान था और अपना काम खत्म करके वो चला गया। अब सीमा कमजोर और टूटी हुई थी। चलने के लिए उसे सहारे की जरूरत थी। तो विमला ने माला से कहा, इसे नहला धुलाकर 1 हफ्ते आराम करने दे। तब सीमा को कुछ दिन की मोहलत मिली, लेकिन जैसे ही वो फिर ठीक हुई, उसे फिर उसी गंदे धंधे में झोंक दिया गया। ग्राहक आने लगे, हर कोई उसके साथ रात बिताना चाहता था। फिर धीरे धीरे सीमा को ये सब आदत सी हो गई और ऐसे ही 3 साल बीत गए। इन 3 सालों में सीमा ने बहुत कुछ झेला, लेकिन उसे कहीं ना कहीं उम्मीद थी कि कोई उसे इस नरक से जरूर निकालेगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं आया था। अब वो 22 साल की हो चुकी थी। माला भी उसकी अच्छी दोस्त बन गई थी और इन 3 सालों में सीमा का नाम भी बदल गया था। अब सब उसे पारो बुलाते थे। वो पूरी तरह बदल चुकी थी। इन 3 सालों में उसने शहर के अड्डे में अपनी एक अलग जगह बना ली थी। लोग उससे रोज प्यार करते थे। एक दिन माला उसके पास पायल लेकर आई और बोली, पारो चल नाचते हैं, ये पायल पहन ले। तो सीमा ने कहा, माला मुझे नाचना नहीं आता। लेकिन माला ने जिद की और बोली, मेरे साथ चलना, वहां ढेर सारी लड़कियां नाचती हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं, पैसे लुटाते हैं। तब सीमा माला की बात मानकर उस नाच के प्रोग्राम में चली गई। पहले उसने अपने पांव में पायल बांधी, तब वहां ढेर सारी लड़कियां नाच रही थीं। फिर माला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे लड़कियों के बीच में ले गई। तब वहां पायल की छन छन सुनकर सीमा को कुछ होने लगा। फिर उसकी टांगे अपने आप थिरकने लगी। फिर पायल की ताल पर वो नाचने लगी। तब उसे खुद नहीं पता था कि उसे ये सब कैसे आया।
तब उसकी जिंदगी के सारे दुख उसकी आंखों के सामने घूम गए। उस रात का वो पहला ग्राहक जिसने उसे रौंद डाला था, वो दर्द, वो चीखें, सब कुछ उसकी आंखों में जिंदा हो उठा। लेकिन पायल की आवाज में वो डूब गई और वो अपने धुन में नाचती रही। तब उसके पांव रुके ही नहीं। नाचते नाचते उसकी पायल टूट गई। पायल के टुकड़े जमीन पर बिखर गए। तभी सीमा को चक्कर आया और वो धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी। अब चारों तरफ सन्नाटा छा गया। तभी एक लड़का आगे आया जिसका नाम था माधव। उसने अपना हाथ बढ़ाया, फिर सीमा का हाथ पकड़ा और उसे उठाते हुए पूछा, तुम ठीक तो हो ना? तब सीमा ने कांपते हुए कहा, हाँ साहब, मैं ठीक हूं। तभी माला ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींचकर ले गई। लेकिन तब माधव की नजरें सीमा पर टिकी थीं। तब वो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था तो सीमा को लगा उसने उसे अच्छे से देख लिया है। अब वो भी उसकी कीमत लगाएगा और रात बिताने आएगा। आखिर यहाँ लोग रात बिताने ही तो आते हैं। अगर कोई किसी के साथ ना हो तो भला यहाँ कौन आएगा? और वही हुआ। माधव ने सीमा को खरीद लिया क्योंकि सीमा इतनी सुंदर थी ही कि उसे एक बार देखकर कोई भी उसके साथ रात बिताना चाहेगा। तब माधव ने विमला को पूरे 6 लाख रुपये दिया। उस दिन सीमा ने माला से कहा, उस लड़के को आज रात मेरे कमरे में भेज देना। जब रात हुई तो पहले ही माधव को एक कमरे में भेज दिया गया। लेकिन तब सीमा उस कमरे में नहीं थी तो माधव वहीं कमरे में बैठकर सीमा का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद दरवाजा खुला और सीमा कमरे में आई। आते ही उसने दरवाजा बंद किया। फिर माधव के पास गई और अपनी चुनरी उतारी और बिस्तर पर रख दिया। फिर सख्त लहजे में बोली, वो लड़के, तू अपना वक्त बर्बाद मत कर, जल्दी अपना काम खत्म कर और निकल ले। इस पर माधव हैरान होकर बोला, तू क्या बोल रही है? तो सीमा ने गुस्से से कहा, क्या बोल रही हूँ? तूने मेरी कीमत दी है। मेरी बकवास सुनने के लिए थोड़े ही पैसे दिया है। जो करने आया है वो कर और चलता बन। इस पर माधव ने कहा, तुम बहुत गुस्से में लग रही हो। क्या तुम हमेशा ऐसी ही रहती हो या सिर्फ मुझसे ऐसा बर्ताव कर रही हो? इस पर सीमा ने तीखा जवाब दिया, तुझे ये सब जानने की कोई जरूरत नहीं। फिर माधव बोला, जरूरत क्यों नहीं, बल्कि मैं तो इसके लिए ही तो आया हूं। तब सीमा ने तंज कसते हुए कहा, तू क्या करने आया है? क्या जानने आया है? और सुन, तू ज्यादा जानने की कोशिश मत कर। तभी माधव ने पूछा, तुम जानती हो मैं यहाँ क्यों आया हूं? इस पर सीमा ने कहा, तूने पैसा दिया है, बदले में मेरा जिस्म खरीदा है, तो अब तू अपने पैसे बर्बाद तो नहीं करेगा ना? ये तो साफ है। इस पर माधव हंसा और बोला, पहले तुम शांत होकर बैठो। फिर उसने सीमा की चुनरी उठाया और उसके सिर पर डाल दिया और बोला, मैं यहाँ सिर्फ तेरे साथ वक्त बिताने आया हूँ, कुछ और करने नहीं समझी। क्योंकि मुझे तेरी आंखों में बहुत दुख दिखता है, इसलिए तुझे देखते ही मेरा मन तुझे समझने को हुआ। इतना सुनते ही सीमा जोर से हंसी और बोली, अरे यहाँ लोग दिल की बात भी सुनते हैं क्या? तो माधव ने कहा, हाँ क्यों नहीं। फिर उसने पूछा, बताओ तुम यहाँ जबरदस्ती आई हो या अपनी मर्जी से ये काम कर रही हो? इस पर बात पर सीमा ने जवाब दिया, यहाँ हर लड़की अपनी मर्जी से नहीं आती साहब, सबके अपने अपने मजबूरियां हैं। कोई पेट भरने के लिए यहाँ है, कोई मजबूरी में, तो कोई जबरदस्ती। मैं यह भी जानती हूँ कि कुछ लोग खुशी से भी ये काम करते हैं, इसलिए हर किसी की अपनी कहानी है। तभी माधव ने कहा, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ तुझे जानना चाहता हूँ। तो सीमा ने कहा, ठीक है, तू मुझे जानना चाहता है तो सुन, मैं अपनी मर्जी से नहीं आई, मेरी किस्मत मुझे यहाँ खींच लाई है। फिर सीमा ने अपनी पूरी कहानी माधव को सुना दी। उस पूरी रात माधव उसी कमरे में सीमा के साथ उसकी आपबीती सुनता रहा, लेकिन उसने उसे छुआ तक नहीं। सुबह होते ही वो चला गया। तब सीमा हैरान थी, क्योंकि अगर उसे कुछ करना ही नहीं था तो वो यहाँ आया ही क्यों? तब माधव के इस हरकत ने सीमा को परेशान कर दिया था, इसलिए वो सोचने लगी थी, आखिर इस लड़के ने मेरे बारे में सब जानकर कहाँ गायब हो गया और उसने मुझे छुआ क्यों नहीं? मैं इतनी सुंदर हूँ, कोई मेरी कीमत देकर बिना कुछ किए चला जाए, ये कैसे हो सकता है? क्योंकि भी हो, वो अपने पैसे वसूल करके ही जाएगा, लेकिन उसने तो मुझे छुआ भी नहीं। अब सीमा का मन माधव के बारे में ही सोच रहा था।
फिर अगले दिन ही उसे पता चला कि वही लड़का माधव आज फिर उसे खरीदने आया है। तब सीमा ने ठान लिया, आज उससे पूछूंगी आखिर वो ऐसा क्यों कर रहा है। तब वो जल्दी से तैयार होकर अपने कमरे में बैठकर माधव का इंतजार करने लगी। जब माधव अंदर आया और दरवाजा बंद किया और फिर वो धीरे धीरे सीमा के पास आने लगा, तब सीमा ने तंज कसते हुए कहा, क्या उस दिन तो कुछ करने का मन नहीं था, आज पूरा मन बनाकर आया है। इस पर माधव ने जवाब दिया, हाँ आज मन है। इतना कहकर वो और करीब आया। तब उसकी गर्म सांसें सीमा के कानों तक पहुंची। फिर उसने पूछा, क्या मैं तेरी गोद में सिर रखकर सो सकता हूं। इस पर सीमा ने हल्के से कहा, हाँ क्यों नहीं सो सकता, तुझे पूछने की जरूरत नहीं, आखिर तूने मेरी कीमत जो दी है। तभी माधव ने अपनी उंगली सीमा के होठों पर रखा और बोला, बस तुझे सिर्फ कीमत ही दिखती है, मेरी आंखों में तेरे लिए कुछ और नहीं दिखता कि मैं यहाँ क्यों आया, किस लिए आया। इस पर बात पर सीमा चुप हो गई। फिर माधव ने आगे जो कहा उसने सीमा के दिल को हिलाकर रख दिया। माधव ने कहा, पारो मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुझसे शादी करना चाहता हूँ। तब माधव के प्यार का इजहार सुनकर सीमा का दिल भी पिघल गया। फिर उसने भी हाँ कह दिया, क्योंकि कहीं ना कहीं उसके मन में भी माधव ने जगह बना लिया था। और बनाता क्यों नहीं, आखिर आज तक कोई भी उसके साथ कमरे में रहकर उसे बिना छुए जो नहीं गया था। फिर माधव ने कहा, अगर तुम मेरा साथ दो तो मैं तुझे इस नरक से निकालना चाहता हूं। इस पर सीमा ने जवाब दिया, यहां से निकलना बहुत मुश्किल है, अगर मैंने एक कदम भी बाहर रखा तो वो 3-4 बड़े बड़े गुंडे हैं जो बाहर खड़े रहते हैं, वो मुझे मार डालेंगे। इस पर माधव ने फिर कहा, बस तुम मेरा साथ दो, फिर देखना मैं तुझे जरूर निकालूंगा। तब सीमा ने अपनी तरफ से हामी भर दी। सीना की मंजूरी पाकर माधव चला गया। उसके जाने के बाद 1 हफ्ता बीत गया, लेकिन उसका कोई अता पता नहीं चला। इधर सीमा परेशान थी। फिर एक दिन जब सीमा अपने कमरे में बैठी थी, तभी बाहर अचानक शोर मच गया। तो वो बाहर निकलकर देखने गई। तब चारों तरफ पुलिस वाले खड़े थे। तो सीमा डर गई, लेकिन तभी उसकी नजर माधव पर पड़ी, क्योंकि वो भी पुलिस वालों के साथ था। तभी माधव ने इशारे से बताया कि इन पुलिस वाले को उसी ने बुलाया है। फिर माधव सीमा के पास आया और बोला, इन पुलिस वाले को मैं ही लेकर आया हूँ। तभी सीमा ने उसे एक तरफ खींचा और कहा, माधव तूने ये क्या किया, तुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तू तो मुझे यहाँ से ले जाने की बात कर रहा था ना, लेकिन तूने तो सब बिगाड़ दिया, अब पुलिस वाले सबको पकड़ लेंगे। तभी माधव ने शांत स्वर में जवाब दिया, पारो तुम फिक्र मत करो, मैंने पुलिस वालों को बता दिया कि यहाँ बहुत सी लड़कियां जबरदस्ती ये काम कर रही हैं। अगर ऐसा है तो उन्हें छुड़ाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब तुम बस पुलिस वालों से अपनी पूरी सच्चाई बता देना। इस पर सीमा ने कहा, ठीक है। तभी माधव ने सीमा का हाथ पकड़ा और पुलिस वालों के पास ले गया। तो एक पुलिस वाले ने पूछा, माधव क्या ये वही लड़की है जिसे तू अपने साथ ले जाना चाहता है? तो माधव ने जवाब दिया, हाँ सर, इसका नाम पारो है, अब आप जो चाहे इससे पूछ लीजिए। तभी उस पुलिस वाले ने माधव से कहा, तू इसे यहाँ से निकालकर कहीं और तो नहीं बेच देगा ना, तू इससे पक्का शादी करेगा ना? इस पर माधव ने कहा, सर आप जो सोच रहे हैं वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं पारो से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। फिर उस पुलिस वाले ने सीमा से पूछा तो उसने अपनी पूरी कहानी खुलकर पुलिस वाले को बता दी। फिर उसने कहा, मैं माधव से शादी करने को तैयार हूँ। तभी सभी पुलिस वालों के सामने माधव ने सीमा की मांग में सिंदूर भर दिया। तब माला भी सीमा के लिए बहुत खुश थी, क्योंकि वहां कुछ लड़कियां अपनी मर्जी से काम कर रही थीं और खुश थीं। लेकिन बहुत सी लड़कियां ऐसी भी थीं जो जबरदस्ती वहां बंद थीं। इसलिए पुलिस वालों ने सबकी बात सुनी। जिन लड़कियों ने वहां रहना चाहा, उन्हें रहने दिया गया। जो आजाद होना चाहती थीं, उन्हें आजादी मिली। इधर माधव ने सीमा का हाथ पकड़ा और उसे उस गंदे अड्डे से बाहर ले आया। अब सीमा पूरी तरह आजाद हो गई थी। फिर उसने माधव के साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। माधव भी इस दुनिया में अकेला था, वो अनाथ था। तो दोनों ने मिलकर खुशी खुशी अपनी जिंदगी बितानी शुरू किए। एक दिन माधव ने कहा, पारो
मैं तुझे अपने एक दोस्त से मिलवाना चाहता हूँ। तभी सीमा ने हंसकर कहा, अब पारी नहीं, मेरा असली नाम सीमा है, तो अब मुझे सीमा ही कहकर बुलाओ। तभी माधव ने उसे गले से लगाया और बोला, ठीक है, पहले मेरी बात सुनो। मेरा दोस्त मेरा जिगरी यार है, वो भी अनाथ है। उसकी भी इस दुनिया में सिर्फ एक बहन थी, लेकिन उसका कोई पता नहीं। वो भी किस्मत का मारा है। हालांकि उसने अपनी बहन को हर जगह ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिली। इस पर सीमा ने कहा, ठीक है, तुम अपने दोस्त को घर बुला लो। मैं भगवान से दुआ करूंगी कि उसे उसकी बहन जल्दी मिल जाए। फिर अगले दिन जब माधव अपने दोस्त को लेकर घर आया तो सीमा उसे देखकर दंग रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं बल्कि उसका भाई सोनू था। तब सोनू ने सीमा को देखते ही गले से लगा लिया। फिर दोनों भाई बहन फूट फूट कर रोने लगे। सोनू बोला, मैंने तुझे हर जगह ढूंढा, मैंने मौसी से कितना लड़ा, लेकिन उसने तेरे बारे में कुछ नहीं बताया। तू कहाँ थी, कैसी रही? फिर सीमा ने अपने भाई सोनू को